गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं दोबारा से जहाँ से हमने छोड़ा था कल। शायद हम पीछे आए हुए थे, यहाँ पर रिसोर्स प्लानिंग पे आए हुए हैं। यस, रिसोर्स प्लानिंग पे थे। तो रिसोर्स इज़ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियल यूज़ ऑफ रिसोर्स। देखो, जो प्लानिंग है, जो संसाधनों का जो हम बात करें, यदि उनको बचाना है, विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना है, तो उसका एकमात्र जो समाधान है वो नियोजन है। यानी कि उसके हमें कुछ न कुछ उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि भविष्य में वो क्या है, आगे के लिए बच सके भाई। इट हैज़ ए इम्पोर्टेंट in a country like India, which has enormous diversity in availability of resources. There are regions which are rich in the certain types of resource but are deficient in some other resources. There are some regions which can be considerable self-sufficient in terms of the availability of resource, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. For example, the state of Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh are rich in minerals and coal deposit. Andhra Pradesh has abundance of water resources but lack in infrastructure development. देखिए, यहाँ पर जो बात की गई है, यहाँ पर जो बात करने का प्रयत्न किया गया वो ये है कि जो हमारे जैसा देश है तो वहाँ पर क्या है कि भाई प्लानिंग करना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है कि जो संसाधन है उनके अंदर क्या है कि भाई जो डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता की बात करें, वो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी। कि भी कुछ रीजन ऐसे हैं जो क्या है सेल्फ सफिशिएंट है बहुत बड़ी मात्रा में, और कई में क्या है कि वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में आपको शॉर्टेज दिखाई दे रही है। जैसे कि हम बात करें कि झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, ये क्या है हमारे क्षेत्र मिनरल से भरे पड़े हैं, तो रिच क्षेत्र है। जबकि अब दूसरी तरफ चले जाएँ, सॉरी ये क्या है कि कोयल के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में भरे पड़े हैं, कोल भी कह सकते हैं आप, और दूसरी बड़ी मात्रा में आयरन ओर की भी बात कर सकते हैं, तो भरे पड़े हैं यहाँ पर। जबकि दूसरी तरफ चले जाएँ कि अरुणाचल प्रदेश क्या है कि वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में क्या वाटर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर क्या है अवसंरचना की आपको बहुत कमी देखने को मिलेगी। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हम बात करें, या फिर हम बात कर सकते हैं कि अन्य प्रकार की सुविधाएँ हैं, जैसे स्कूल कहेंगे, बिल्डिंग कहेंगे, रोड्स कहेंगे, तो वहाँ की डेवलपमेंट आपको इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ अ वेरी well endowed with solar and wind energy but lack in the water resources. The cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. It has a very rich cultural heritage but it is a deficient in water infrastructure and some vital minerals. This calls for the balanced resource planning at the national, state, regions and the local levels. इसके अलावा एक और एग्जांपल है कि जहाँ पर राजस्थान की बात की थी हमने पहले शुरुआत में, और दूसरा हमने बात की थी गुजरात के बारे में बात की थी। जैसे कि राजस्थान का एग्जांपल है, यहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी की यहाँ पर कोई कमी नहीं, लेकिन वाटर रिसोर्स आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद कोल्ड डेजर्ट की बात है कि ये जो हमारा लद्दाख है, ये पूरे के पूरे देश से क्या है बिल्कुल आइसोलेटेड है, एक साइड में है। और हमारे यहाँ पर क्या है कि भी रिच कल्चर तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, लेकिन कहाँ पानी की यहाँ पर कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर फिर वहीं पर आपको नहीं मिलेगा, और कुछ मात्रा में आपको कुछ मिनरल्स भी कुछ मात्रा में मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए क्या है हमें क्या है कि भाई हमें ये क्या है बैलेंस बनाना पड़ेगा, हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग किस प्रकार से करनी पड़ेगी, वो क्या है कि हमें अलग अलग से प्लानिंग करने की, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग से प्लानिंग होनी चाहिए, स्टेट लेवल पर अपनी अलग से होनी चाहिए, और रीजनल जो स्तर होता है हमारा, वो रीजनल स्तर पर क्या है हमारी अलग से होनी चाहिए भाई। इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं कि भाई रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इज़ ए कम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स first identification and inventory of the resources across the region of the country. This involves surveying, mapping and qualitative and quantitative एस्टिमेट एंड प्लानिंग मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। देखो, जो हमारे देश के अंदर की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं कि भी जो जितने भी देश, हमारा जो देश है उसके जितने भी विभिन्न प्रदेश हैं, जितने क्षेत्र हैं, जितने राज्य हैं, हम सबसे पहले उनकी पहचान करते हैं और उनकी एक तालिका बनाते हैं। उसके बाद क्या है उनका सर्वे करते हैं, उसके बाद उनके अंदर मैपिंग का कार्य करते हैं। वहाँ पर क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, गुणात्मक की बात कर सकते हैं, या फिर हम मात्रात्मक बात कर सकते हैं कि ये जो सारे की सारी प्रक्रियाएँ हैं वहाँ पर हमें इसका अनुमान लगाना पड़ता है, हमें इसके बारे में अध्ययन करना पड़ता है, माप करना पड़ता है इनका। उसके बाद है इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रेटजिक। उसके बाद हम करते हैं कि इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडाउड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट प्लान। उसके बाद हम क्या करते हैं कि भी हम क्या करेंगे कि भी जो हमने ये जो चीज़ करने का पहले हमने जो निर्धारित किया कि हम ये ऐसा करने वाले, मैपिंग वगैरह का काम करेंगे। उसके बाद हम योजनाएँ लागू करने के लिए क्या करेंगे भी, हम एक तो टेक्नोलॉजी
स्किल और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, संस्थागत जो हमारा सेटअप होना चाहिए वो हम करने का प्रयत्न करेंगे, टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, हमारे अंदर क्या कौशल है हम उसका उपयोग करेंगे, और जो है संस्थाएं हैं जो उनका हम जो ढांचा तैयार करेंगे, और सबसे लास्ट में मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। उसके बाद जहाँ पर जिस स्तर पर हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो डेवलपमेंट, उस डेवलपमेंट प्लान को क्या हम नेशनल लेवल के ऊपर मिलाने का प्रयत्न करेंगे। इंडिया हैज़ ए connected effort for achieving the goals for the resource planning right from the first 5-year plans launched after independence। तो भारत क्या है कि भाई भारत ने जो आज़ाद हुआ था उसके बाद से शुरुआत से क्या अपनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की है, और उसके माध्यम से क्या है हमने रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करने का प्रयत्न किया है। अभी हम शुरुआत से लगे हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, बट मियर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट्स। देयर आर मैनी रीजन इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन द रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडिंग इन द इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। On the contrary, there are some regions which have a poor resources base but they are economical development। देखो यहाँ पर जो बताने का प्रयत्न करा है कि भाई हमारे यहाँ पर क्या है कि भाई सभी जगह पर आप कह सकते हैं, पूरे विश्व की बात कर सकते हैं कि भाई जो रिसोर्स का आना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है किसी भी देश के लिए डेवलपमेंट की बात के लिए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सभी जगह आपकी ये ज़रूरी बात है। इसके अलावा वहाँ पर टेक्नोलॉजी का होना, इंस्टीट्यूशंस का होना, ये भी क्या है बहुत ही ज़रूरी होता है। अभी ये दो चीज़ें हैं, इनका होना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। जिस प्रकार से क्या है कि हमारे देश की यदि हम बात करेंगे कि जो कुछ क्षेत्र हैं जो रिच हैं, कि इसके अंदर रिसोर्सेज के मामले में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पर जो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट की बात करें तो वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे रीजन भी हैं जहाँ पर क्या है कि वहाँ पर रिसोर्सेज तो आपको कम देखने को मिलेंगे, लेकिन इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट की बात करें ना, वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हमारी वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। आप कह सकते हैं कि जैसे कि यदि हम बात करें कि जो हमारा छोटा नागपुर का बठारा कि वहाँ पर मिनरल्स बहुत बड़ी मात्रा में मिल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या वहाँ पर जो डेवलपमेंट की बात है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगी। जबकि अभी हमने बोला था कि उत्तरी मैदान के अंदर जो हम बात कर रहे थे शुरुआत में कि वहाँ पर मिनरल्स ज़रूर देखने को कम मिलेंगे वहाँ पर, लेकिन आज के समय में देखें वहाँ पर क्या है डेवलपमेंट आपको बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा। द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनिज्म रिवेल्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनिज्म वर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेंटर्स। इट वाज अ primarily that higher level of technology development of the colonial countries that helped them to the exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonials. Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by the appropriate technology development and institutional change. India has experience at this in the different phase of colonialism। देखिए यदि हम बात करें हमारा जो इतिहास निकालें पूरे इतिहास की यदि हम बात करते हैं तो जितना भी जो आक्रमणकारी आए हैं उन्होंने भारत पर आक्रमण करने का एक ही कारण है कि यहाँ पर रिसोर्सेज से भरा पड़ा था। तो जितने भी उपनिवेशकारी जो देश थे, यानी कि जिन्होंने उपनिवेश बनाया हमको, जैसे कि ब्रिटेन की बात करेंगे हम, तो उनके पास क्या थी, टेक्नोलॉजी थी, और इसी टेक्नोलॉजी के सारे क्या उन्होंने संसाधनों का क्या है यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में यूज किया। हमारे जैसे देशों को उन्होंने यहाँ पर गुलाम बनाया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई संसाधन ना किसी देश की, जो हमने बात की थी डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं, तो वो संसाधन केवल तभी योगदान दे पाएंगे जब उसके ऊपर हम टेक्नोलॉजी हमारी उपयोग करेंगे। यदि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर वो रिसोर्सेज एज इट इज़ रह जाएंगे। यदि हम भारत की बात करें, इंडिया ने भी क्या किया है कि इंडिया हैज़ ए एक्सपीरियंस इन दिस डिफरेंट फेज ऑफ कॉलोनिज्म। और भारत जिस प्रकार से जो उपनिवेश रहा है, जो विभिन्न चरण रहे हैं उपनिवेश के, तो उन्होंने इस बात को क्या है बहुत अच्छी प्रकार से समझा है। देयरफॉर in India, development in a general and resource development in particular does not only involve availability of resources but also the technology, quality of human resources and the historical experience of the world। तो इसी बात पर हम कह सकते हैं कि भी जो भारत है, विकास जो है सामान्यतः और संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी वह योगदान कर रहा है। उसके बाद है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक और टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज की हमें संसाधनों को किस प्रकार से बचाना है। रिसोर्सेज आर विटाल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बट इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज में लेड टू द सोशियो इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। देखिए हम जो बात करें कि भी जो संसाधन हैं वो किसी भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन किसी भी देश के लिए क्या है कि हम जो बात करें यदि हम इनका जो है अच्छी प्रकार से उपयोग नहीं करेंगे, इनका और
बहुत बड़ी मात्रा में अति उपयोग कर देंगे तो ये किसी भी जो देश के लिए क्या सामाजिक आर्थिक समस्या लेके आएगा और आप कह सकते हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलेंगी। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पोर्टेंट। This has been the main concern of the leader and thinker in the past. For example, Gandhiji was very apt in the voicing his concern about resource conservation in these words: "There is enough for everybody's need and not for anybody's greed." देखो तो ये जो समस्याएं थी ना, तो जो हमारे जो प्राचीन हम जो कह रहे हैं हमारा जो इतिहास था उस समय के हमारे लीडर थे, उन लीडर्स को भी पता था कि हमें रिसोर्सेज को देखो बचा के रखना पड़ेगा। तो उस बारे में लेकर क्या उनको भी इस उनके दिमाग में ये बात थी कि हमें संसाधनों को बचाना है। तो इसी बात के लिए क्या है गांधी जी के कुछ शब्द हैं, तो उन्होंने जो कहा कि हमारे लिए क्या है कि भाई जो उनके शब्द है देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबडी इज़ नीड एंड नॉट टू एनीबडी इज़ ग्रीड। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हमारे पास क्या बहुत कुछ है हर लोगों के लिए, लेकिन किसी लालची व्यक्ति के लिए क्या है वो उसकी संतुष्टि नहीं कर सकता। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वो जो लोभी होते हैं ना जो कभी भी उनका पेट नहीं भर सकता, तो उनको पालने के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं He placed the greedy and selfish individual and exploitation nature of the modern technology as the root cause of the resource depletion at the global level. He was against the mass production and wanted to replace it the production by the necessary production by the एक मिनट रुकेंगे masses for the masses। देखिए उनका जो कहना था कि भी क्या है कि जो हम जो उत्पादन करें ना विश्व स्तर पर जो ये जो संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है हम जो यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि भी हमने लालची और स्वार्थी व्यक्ति है ना उन्होंने क्या किया बहुत बड़ी मात्रा में क्या है टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है और इनका शोषण किया है रिसोर्सेज का। और उन्होंने कहा कि भाई हम जो ये बात करें ना अत्यधिक उत्पादन हमें नहीं करना चाहिए, कि भाई हमें क्या है ये अत्यधिक मात्रा में उत्पादन नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या है कि भाई जो जनसाधारण समुदाय के लिए हमें वो करना चाहिए भाई, ठीक है। मास प्रोडक्शन के वो बिल्कुल ही खिलाफ थे भाई। उसके बाद हमारे पास है ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे कि क्लब ऑफ रोम की, यहाँ से 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मोर सिस्टमेटिक वेल इन 1968। तो सबसे पहले जो है 1968 में क्लब ऑफ रोम ने क्या है संसाधनों के संरक्षण की बात कही थी। उसके बाद क्या है इन 1974 गांधीयन फिलोसफियर वाज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय द सुमेयर शायद सुमेशर नाम है इसका, सुमेशर इन हिज बुक स्मॉल इज़ अ ब्यूटीफुल। उसके बाद जो हम बात करें कि भी उसके बाद जो हमारे जो पुस्तक है सुमेशर की स्माइल इज़ ब्यूटीफुल, उन्होंने क्या है कि गांधी जी की जो विचारधारा थी उनको दोबारा से इस बुक में प्रदर्शित किया था। द सेमियल कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द रिसोर्स कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल वाज मेड बाय द ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। उसके बाद जो हम बात करें 1987 में ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर क्या संसाधनों के संरक्षण पर योगदान करने के लिए बात रखी गई थी। दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इन्हीं ने क्या है कि भी जो सतत पोषण विकास की अवधारणा को भी क्या किया था प्रस्तुत किया था, और उन्होंने कहा था कि संसाधनों के संरक्षण की हमें ज़रूरत है, और विच हैज़ अ मीन्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन विच वाज सब्सिक्वेंटली पब्लिश इन ए बुक एंटेंटली आवर कॉमन फ्यूचर। उसके बाद ये जो है बाद में क्या रिपोर्ट किया है आवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक शीर्षक के नाम से इसको प्रकाशित किया था। अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड ऑफ द अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील 1992। उसके बाद हम बता चुके हैं कि ये भी अभी मैंने पढ़ा था 1992 में क्या हुआ था, अर्थ समिट भी हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा लैंड रिसोर्सेज के बारे में है। वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, लैंड वी यूज़ इट इन अ डिफरेंट वेज, दस लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ द utmost importance. It support natural vegetation, wildlife, human lives, economic activities, transport and communication system. However, land is the asset of the finite magnitude. Therefore, it is important to use the availability land for the various purpose with a careful planning. देखिए हम जो बात कर रहे हैं इसके लिए क्या है कि भी जो लैंड है जिस पे हम रहते हैं
उसके ऊपर हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी कि जो हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं वो हम इस लैंड के ऊपर करते हैं। ठीक है, हम इसका जो उपयोग है अलग अलग तरीके से करते हैं। ये एक नेचुरल हमारा रिसोर्स है और इसकी बहुत ज़्यादा क्या है महत्वपूर्ण हमारे लिए है भाई। हम इसके ऊपर क्या मिलेगा, ये सपोर्ट करता है। यहाँ पर मिलेगा आपको नेचुरल वेजिटेशन मिलेगी, वाइल्ड लाइफ भी आपको इस पर मिलेगी, ह्यूमन लाइफ भी मिलेगी आपको इस पर। और हमने अभी बात की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन, ये सारी की सारी कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है कि भाई हम जो बात कर रहे हैं, भूमि क्या है, एक सीमित है, फिनिट मैग्नीट्यूड, यानी कि हम कह सकते हैं कि भी एक क्या है, लैंड इज़ एन एसेट ऑफ ए फिनिट मैग्नीट्यूड, यानी कि एक मात्रा में आप कह सकते हैं लिमिट है। इसलिए क्या है कि हमें क्या है इस लैंड का क्या है, इसको अच्छी प्रकार से केयरफुल प्लानिंग के द्वारा इसको यूज़ करना पड़ेगा। इंडिया हैज़ अ लैंड अंडर ए वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स नेमली माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स एंड आइलैंड्स। अबाउट 43% ऑफ द आइलैंड एरिया इज परसेंट ऑफ लैंड एरिया इज प्लेन which provided facilities for agriculture and industries. Mountains account for 30% of the total surface area of the country and ensure the perennial flow of some rivers, provided facility for the tourism and ecological aspect. About 27% of the area of country is a plateau region. It possesses rich reserve of minerals, fossil fuels and forest. देखिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एक नंबर का प्रश्न यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा कि जो हमारे जो इंडिया है, अगर हम अगर बात करें जो लैंड की, हमारे रिसोर्स की, तो आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर माउंटेन भी देखने को मिलेगा, प्लेटो भी देखने को मिलेगा, प्लेन एरिया भी देखने को मिलेगा, आइलैंड भी देखने को मिलेगा। जो हम बात कर चुके हैं कि हमारे जहाँ पर जो है फिजियोग्राफिकल डिवीज़न जो हमने पिछले साल किया था भारत का, तो उसमें क्या हमने टोपोग्राफी पढ़ी थी, द माउंटेन, द ग्रेट हिमालयाज, हमने नॉर्दर्न प्लेन पढ़ा था, हमने क्या डेजर्ट पढ़ा था, हमने पेनिनसुलर प्लेटो पढ़ा था, द कोस्टल प्लेन पढ़े थे, द आइलैंड ग्रुप्स पढ़े थे। तो हमने इस प्रकार से डिवीज़न किया था, तो ये टोपोग्राफी हमारे देश में मिलेंगी। इसलिए क्या है कि भी जो यहाँ पर जो जानने वाली बात है, एक नंबर का प्रश्न वो आपसे पूछ सकते हैं कि भी हमारे यहाँ पर बताएं कि कितने क्षेत्र पर क्या है प्लेन एरिया, तो प्लेन कितना 43%। जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा काम आता है, इंडस्ट्रीज़ है, माउंटेन्स हैं, वो 30% के ऊपर मिलेंगे आपको। और क्या है वहाँ पर क्या बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या है पेरिनिवल रिवर का फ्लो होता है, जो हमने पिछले साल पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इसके बाद क्या है ये टूरिज़्म को ऊपर आकर्षित करता है और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर क्या बहुत बड़ी मात्रा में जो बायोडाइवर्सिटी की बात करें वो भी मिलेगी आपको यहाँ पर। और 27% क्या है हमारा, क्या है यहाँ पर प्लेटू रीजन आपको देखने पड़ेगा। और यही प्लेटू क्या हमारा जो रिजर्व है किसके लिए, मिनरल्स आपके लिए बहुत बड़ी मात्रा में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे लिए कि भी जो 43% है वो आपको दिखाई दे रहा है प्लेन्स, उसके जो बाद हमारा माउंटेन्स है वो ये दिखाई दे रहा है 30%, और प्लेटू हमारा 27% के ऊपर आपको देखने को मिलेगा ये। उसके बाद आते हैं द लैंड अंडर द परमानेंट फिट पास्चर्स हैज़ आल्सो डिक्रीज, यानी कि जो वहाँ पर जो परमानेंट क्या होते थे, जो मैदान होते थे जहाँ पर वो चराया जाता था, वो क्या है लगातार क्या है घटता चला जा रहा है। हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पास्चर लैंड एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। तो हाउ, अब देखिए जितना भी जो है क्या हमारे ग्रेजिंग जो हम बात कर रहे थे जहाँ पर पशुओं को चराया जाता था, वो क्या है लैंड भी क्या लगातार डिक्रीज होती रह चली जा रही है। तो इस प्रकार से हम किस प्रकार हम जो हमारी जो कैटल पॉपुलेशन है, जो हमारे जीव हैं, जो हमारे जो जिसको चराते हैं हम ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, जो हम उनकी बात करेंगे, तो उनके ऊपर क्या परिणाम पड़ेगा इसका। तो जैसे कि हम पिछले साल इसके बारे में पढ़ के आए थे कि भी जो चलवासी जीवन था उसके बारे में थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ रहे थे, बहुत सारी समस्याएं आई थी। तो सेम बात है कि भी जैसे ही क्या लैंड डिक्रीज होगी तो समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद है मोस्ट ऑफ द अदर देन, कुछ छोड़ तो नहीं गए भाई, सॉरी हम तो बहुत आगे चले गए थे, सॉरी। लैंड यूटिलाइजेशन के ऊपर आए हैं हम। लैंड यूटिलाइजेशन जो है हम जो बात करेंगे कि जो भू उपयोग किस प्रकार से है हमारे देश के अंदर। तो लैंड रिसोर्सेज आर ड्यू टू द फॉलोइंग, जो हमारी भूमि है वो किस किस के पर्पज़ में आती है। देखो सबसे पहला तो फॉरेस्ट के अंदर आ सकती है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन, ऐसी लैंड जहाँ पर हम कृषि कर नहीं सकते। सबसे पहले होती है बैरन लैंड और वेस्ट लैंड। बैरन लैंड सभी समझते हैं बंजर भूमि जहाँ पर एग्रीकल्चर बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। वेस्ट लैंड भी आप कह सकते हैं कि भी जहाँ पर कृषि करना अयोग्य माना जाता है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, ऐसी भूमि जिसके ऊपर हम एग्रीकल्चर करते नहीं, जैसे हमारी बिल्डिंग है, रोड्स हैं,
आप कुछ भी कह सकते हैं कि भी जो जहाँ पर ये हम एग्रीकल्चर कर ही नहीं सकते। दूसरा, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, यानी कि हम तीसरे नंबर पर डालेंगे जो प्रति भूमि के अतिरिक्त, यानी कि यहाँ पर प्रति भूमि नहीं आएगी, जो फैलो लैंड होती है वो नहीं आएगी, उसको छोड़कर क्या है अन्य प्रकार की जो भूमि जिसके ऊपर क्या नहीं कर सकते हम खेती नहीं कर सकते। जैसे कि सबसे पहले नंबर आता है परमानेंट पैस्चर्स, यानी कि जो परमानेंटली स्थायी चरागाह कह सकते हैं आप, ग्रेजिंग लैंड कह सकते हैं, जहाँ पर क्या पशुओं को चराया जाता है। लैंड अंडर मिससेलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोविंग नॉट इंक्लूड इन द नेट शोन एरिया। उसके बाद क्या जो बहुत अलग अलग प्रकार के वृक्ष या फिर वृक्षों की फसलें या छोटे छोटे उपवनों की बात कर सकते हैं जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंदर वो क्या है नहीं आते। उसके बाद जो हम बात करें कल्टिवेटेड वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। जो तीसरे नंबर पर हम बात करें कि भी जो कृषि योग्य बंजर भूमि होती है जहाँ पर 5 साल से अधिक वर्षों से खेती आपकी नहीं की गई होती। और उसके बाद बात करते हैं फैलो लैंड, वह भूमि जहाँ पर एक बार कृषि करने के बाद जो है भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है, उसको फैलो लैंड कहते हैं। अगर उस भूमि को क्या हमने 1 साल से कम समय के लिए किया तो वो करंट फैलो, और 1 साल से लेके 5 साल तक के बीच का समय जो रहता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहेंगे इसको दूसरे नंबर पर क्या अदर देन करंट फैलो के नाम से जाना जाता है भाई। उसके बाद नेट सोन एरिया शुद्ध बोया गया क्षेत्र, एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज दी ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, यानी कि एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषिगत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हमारे लिए ये जो सबसे ज़्यादा जानने वाली बात है। अब आता हमारे लिए सो इम्पोर्टेंट जो आस्पेक्ट हमारा लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। यदि हम भारत की बात करें किस प्रकार से भूमि का उपयोग हो रहा है भारत में, तो द यूज ऑफ लैंड इज़ determined by both by the physical factor such as topography, by climate, soil type, as well as human factors such as population density, technological capability and कल्चर एंड ट्रेडिशनल एक्स्ट्राज। तो देखो जो लैंड है उसका उपयोग की यदि हम बात करें तो वो प्रभावित करते हैं कुछ फैक्टर हैं, जैसे फिजिकल फैक्टर हैं, जैसे वहाँ पर क्लाइमेट कैसा, टोपोग्राफी कैसी है, सोयल टाइप्स किस प्रकार से है, और इसी प्रकार से मनुष्य भी प्रभावित करता है, पॉपुलेशन डेंसिटीज़, टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी और कल्चर वो किस प्रकार से काम करेगा, घनत्व कितना है, या फिर वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस प्रकार से, तो वो डिपेंड करेंगे। कुछ फैक्टर होते हैं उसके हिसाब से ही पता चलता है कि भाई कोई भूमि किस प्रकार से हमारे काम आ सकती है। टोटल जियोग्राफिकल ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड यूज़ data however is available only by the 93% of the total geographical area because the land use reporting the most of the northeast states except Assam has not been dutiful. Moreover, some areas Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed। उसके बाद है हमने जो सर्वे किया है हमारा जो क्षेत्र है ये जो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, तो इसमें क्या है कि हमने इसका 93% ही क्या है हम क्या कर पाए हैं, हम इसके 93% भाग को ही क्या सर्वे कर पाए हैं। उसके कारण है क्योंकि हमारा जो चाइना है या फिर हमारे जो बात कर सकते हैं ये पाकिस्तान के साथ हमारे क्या है समस्याएं रहती हैं। ओक्यू जैसे POK के अंदर पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है या चाइना ने जो हमारा हिस्सा ले रखा है तो वो क्या है वो समस्याएं रहेंगी। इसके कारण क्या है कि हम उसका पूर्णतः सर्वे नहीं कर पाए हैं भाई। तो अब आते हैं हम यहाँ पर टू लैंड कल्टीवेशन। हमने थोड़ा सा पढ़ा इसके बारे में कि भी जो पास्ट ये जो है जो ग्रेजिंग एरियाज़ हैं वो घटते चले जा रहे हैं, तो इसके क्या परिणाम रहेंगे। मोस्ट ऑफ दी अदर दैन द करंट फैलो लैंड्स आइदर द ऑफ द पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटेड ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई, हैंस दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 years, and if these are including in the net zone area then in the percentage of NSA in India comes to about 54% of the total reporting area। देखो यदि हम बात करें कि ये जो ख़त्म हो जाएंगे तो इसके क्या परिणाम होंगे। उसके बाद जो बात करें ना कि जो वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त जो अन्य प्रतिभूमि है वो जो अनुपजाऊ होती है तो हम उसको उगाने के लिए क्या कृषि करने का कोशिश करते हैं और उसमें क्या बहुत बड़ी मात्रा में क्या आ जाएगी वो क्या है लागत बहुत ज़्यादा आ जाएगी। उसके बाद है कि भी 2 या 3 वर्षों में क्या है या फिर 1-2 बार बोया जाता है तो इसके बाद क्या है इसको शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है और भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती की जा रही है।
The pattern of net sown area varies gradually from one state to another. It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana, less than 10% in Arunachal Pradesh, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। उसके बाद जो दूसरी बात करें कि जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, जहाँ पर वास्तविक क्षेत्र पर जो कृषि करते हैं, तो हरियाणा और पंजाब में क्या है, उसके टोटल एरिया के 80% पर क्या कृषि की जाती है। और जबकि दूसरे जो राज्यों की बात की है, जैसे हमने अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है, अंडमान निकोबार है, यहाँ के केवल और केवल 10% क्षेत्र पर ही क्या कर पा रहे हैं, या 10% से भी कम क्षेत्र है जहाँ पर हम क्या करें, शुद्ध बोया गया क्षेत्र वहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर दैन डिजायर्ड 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया एज इट इज़ outlined in the National Forest Policy in 1952. It was considerably essential for the maintaining to the ecological balance. The livelihood of the millions of the people who live in the fringes of these forests depend upon a part of a land is termed as a wasteland and land put to other non-agriculture uses. Wasteland including rocky, arid and desert are also land put to the other non-agricultural uses including settlements, road, railways, industries, etc. Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation. This is returned as seriously repercussions society and the environment। देखो उसके बाद जो हम बात करें ना यहाँ पर कि भी जो एक हमारी जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी, पॉपुलेशन नहीं कहेंगे हम, नेशनल जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी 1952 की, तो उसके द्वारा क्या निर्धारित किया गया था कि भारत के टोटल क्षेत्रफल के पर क्या 33% भूभाग के ऊपर क्या होने चाहिए, वो हमारे यहाँ पर वन होने चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या है, ऐसा वहाँ पर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि भाई ये एक तो ये समस्या है कि हमारे यहाँ पर कुछ पूरी मात्रा में क्या है कि भाई वन नहीं है। और जो है ये क्या है, ये इसलिए बनाए गए कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करते हैं ना, ये इकोलॉजी बैलेंस बनाए रखने के लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर ये नहीं है तो समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद क्या है, जो हम बात करें वन क्षेत्रों के आसपास, वहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पर आजीविका का साधन इसके ऊपर निर्भर रहते हैं, वो डिपेंड है इन फॉरेस्ट के ऊपर। उसके बाद क्या, भू उपयोग का एक बहुत बड़ा भाग बंजर भूमि और दूसरे गैर कृषि योजनाओं में भी लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी, चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि भी शामिल होती हैं। ये जो हम बात करें रोड्स हैं, सेटलमेंट्स है, ये भी इसके अंदर शामिल की गई हैं। उसके बाद है हम हम जो करेंगे कि इसके अंदर वेस्टलैंड इंक्लूड करती है, रॉकी माउंटेन्स है, एरिड है, डेजर्ट है, ये क्या है वेस्टलैंड के अंदर इंक्लूड है। इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं दूसरी तरफ जो गैर कृषि परियोजनाओं के कार्य हैं, जैसे हमने बात की थी सेटलमेंट, रोड, रेलवेज, इंडस्ट्रीज हैं, गैर कृषि कार्यों में आते हैं। कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज इट इज रिजल्ट इन द लैंड डिग्रेडेशन। देखो हमने क्या लगातार लंबे समय से इनका उपयोग कर रहे हैं और बिना संरक्षण के, बिना प्रबंधन के, कोई ध्यान नहीं दे रहा कि जो जहाँ पर क्या अच्छी प्रकार से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि कृषि कर सकते हैं, तो वहाँ पर उसको क्या किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बिल्ट अप एरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या फिर उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यहाँ पर रेल निकाल दी जाती है, फिर सड़क निकाल दी जाती है, तो उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता। मान लीजिए हम बात करें जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, वो हमारे लिए हो सकता है कि भाई सोइल उसकी बहुत फर्टाइल हो, वहाँ पर हम एग्रीकल्चर बहुत बड़ी मात्रा में कर सकते हैं। लेकिन हम वहाँ पर क्या है अपना घर बना लेते, स्कूल बनाते, कॉलेज बनाते, कुछ और अन्य प्रकार के जो बिल्डिंग वगैरह बना रखते हैं, तो वो हमारे लिए समस्या बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि वो फर्टिलिटी दे सकती थी, वहाँ पर तो हमने क्या है बड़ी मात्रा में ये फिल्टअप एरिया यूज़ कर लिया। जहाँ पर फर्टिलिटी है ही नहीं, तो वहाँ पर हम कोशिश करें हम एग्रीकल्चर प्राप्त करेंगे, तो ये थोड़ी सी समस्या रही है, मैनेजमेंट नहीं कर पाए हम अच्छी प्रकार से। तो इसके कारण क्या है, हमें समस्याएं देखने को मिली, और समस्या क्या है, लैंड डिग्रेडेशन आपको देखने को मिलेगी। हम इसको कह सकते हैं कि भी जो भूमि की जो भू निम्नीकरण की प्रक्रिया कह सकते हैं, तो भू निम्नीकरण हमारे सामने आ रहा है। भू निम्नीकरण का मतलब होता है कि जो मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है ना, उसका स्थायी या अस्थायी तौर पर क्या हो जाता है, उसकी गुणवत्ता में कमी आना। जो टेम्परेरी हो सकता है, परमानेंट तरीके से भी वो क्या फर्टिलिटी लूज कर देगी ना, तो उसको हम लैंड डिग्रेडेशन के नाम से जानते हैं। दिस टर्म हैज़ अ सीरियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट, और इसका प्रभाव क्या सोसाइटी के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ही गलत प्रभाव आपको देखने को मिला है भाई। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, तो हम जो बात करते हैं भूमि निम्नीकरण और इसको जो किस प्रकार से बचाया जा सकता है, तो हम इसको और पढ़ेंगे आज के लिए। वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड विल हैव टू डू सो दैट विद द फ्यूचर जनरेशन टू। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स ऑफ द फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग्स
आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लैंड। यदि हम बात करें कि हमने तो उपयोग कर लिया इसका, हमारे पूर्वजों ने भी उपयोग कर लिया और हमारे आने वाले पीढ़ी भी इसका उपयोग करेगा, तो 95% जो प्रतिशत की जो भूमि है वो हमारी, जैसे हम बात करें मकान है, भोजन है, कपड़ा है, तो वो क्या है कि भी हम बात करें वो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि वो हमें भूमि से ही प्राप्त हो रहा है। Human activities have not only brought about the degradation of land but also the aggravated the pace of the natural force to cause damage to the land। तो ये जो दूसरी बात करा है कि भी देखो ये तो हुआ है, भूनिम्नीकरण की प्रक्रिया हुई है, नुकसान हो रहा है, बल्कि क्या है इन्होंने प्रेरित किया है कि भी नेचुरल कोई ना कोई हैज़ार्ड हमारे सामने आए। नेचुरल फोर्सेज की बात करें, जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, बाढ़ आ गया, तो इनको भी हम आकर्षित करते हैं और हमें बहुत बड़ी मात्रा में समस्या देखने को मिलेगी। एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 130 million hectares of degraded land in India. Approximately 28% of it belongs to the category of forest degraded area. 56% of its waste eroded area, and rest is affected by the saline alkaline deposit। उसके बाद जब हम बात करें कि भारत के अंदर जो है लगभग आप कह सकते हैं 130 जो मिलियन क्षेत्र है वो क्या है इसके अंदर आता है। इसमें से क्या बात कर सकते हैं 28% क्षेत्र जो है वो भू निम्नीकरण के वनों के अंतर्गत आता है। 56% जल के क्षेत्र जल अपराधित है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जल के द्वारा वेस्टेज हो चुकी है वो क्षेत्र। और शेष जो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा वो सेलाइन और एल्कलाइन आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि उसके अंदर क्या है लवण और अक्षार आपके घुले पड़े हैं। सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्यूरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंट इन लैंड डिग्रेडेशन। इसके अलावा मनुष्य की जो प्रक्रियाएँ हैं, जैसे कि मनुष्य क्या है लगातार वनों काट रहा है या पशुओं को चरा रहा है, माइनिंग का कार्य कर रहा है या फिर क्या मिनरल्स निकाल रहा है वहाँ से, तो इसकी वजह से भी क्या है आपको लैंड डिग्रेडेशन की समस्या आपको देखने को बहुत बड़ी मात्रा में मिलेगी भाई। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर माइनिंग साइट्स आर अबेंडेंट आफ्टर एक्सिक्यूटेशन वर्क इन द complete living deep scare and traces of overburdening in states like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha. Deforestation due to the mining have caused severe land degradation। देखो यहाँ पर जो बात बताने का प्रक्रिया खनन के जो बाद है उन स्थानों पर क्या है बहुत बड़ी मात्रा में खनन ख़त्म कर दिया, तो वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में क्या है खाइयाँ बच जाती हैं और उन खाइयों के कारण क्या आप कह सकते हैं वहाँ पर क्या है खुला क्षेत्र होगा, तो वहाँ पर लैंड डिग्रेडेड होगी, लैंड डिग्रेडेशन ज़रूर होगा। तो हम जो बात करते हैं यहाँ पर जो राज्य छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उड़ीसा की बात करें, तो यहाँ पर इसी प्रकार की जो समस्याएँ आपको देखने को मिलेंगी। डिफॉरेस्टेशन हो चुका है यहाँ पर माइनिंग की वजह से और लैंड डिग्रेडेड होती चली जा रही है। इन स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र ओवरग्रेजिंग वन ऑफ द मेन रिसोर्स फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। यदि हम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग कारण ऐसी समस्या देखने को मिली है। और पंजाब और हरियाणा में जो वेस्टर्न यूपी की बात करें इरिगेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिली। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इसको मार्क कर ले भी, हरियाणा बोर्ड ये हर बार आप कह सकते हैं कि आपसे प्रश्न ज़रूर पूछता है कि भाई हर बार ही पूछा जाता है कि हरियाणा और पंजाब में क्या है जो हमारी जो मिट्टी है या फिर लैंड डिग्रेडेड होने का क्या कारण है, तो हम वहाँ पर ओवर इरिगेशन कर देते हैं। इरिगेशन भी नहीं लिखेंगे आप, ओवर इरिगेशन शब्द यूज करेंगे, वहाँ पर अतिचारण बोलते हैं इसको, अति सिंचाई का नाम दिया जाता है। इसके बाद हम यदि बात करें आगे की, ड्यू टू द वाटर लॉगिंग लीडिंग इन इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्कलाइन इन द सोइल। और उसके बाद जो हम बात करें कि भी जो यहाँ पर लवणता और क्षारीयता की मात्रा भी आपको बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ द लाइमस्टोन फॉर द सीमेंट इंडस्ट्रीज एंड सिल्काइट एंड सोप स्टोन फॉर द सेरेमिक इंडस्ट्रीज जनरेटिंग ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। उसके बाद जो और बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही है कि जो समस्याएं हैं जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्रीज है, जो चूना पत्थर होता है उसको चूना पत्थर को जो वो पीसते हैं तो वहाँ से जो मृदा है बर्तन बनाने के लिए जो हमारी जो मिट्टी उड़ती है, या फिर हम जो बड़ी मात्रा में जो ये क्या है सेलखड़ी का उपयोग करें, तो इन कारणों से क्या है वायुमंडल में बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है डस्ट चला जाता है, जिससे क्या है एनवायरनमेंट पोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा भी वहाँ पर भी। उसके बाद है इट रिट्रेड्स द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ द वाटर इनटू द सोइल आफ्टर इट सेटल डाउन ऑन द लैंड। इन रिसेंट ईयर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस एज अ वेस्ट हैव
बिकम ए मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज। उसके बाद क्या है, जैसे कि ये क्या है भी जो इन जो हम बात करते हैं ना कि भाई उसको क्या कहते हैं कि भी जो पानी अंदर सोखने के वह अक्षमता क्या कहते हैं उसको, इन्फ्लेशन होता है शायद वो इंग्लिश का शब्द, कि भी अंदर नहीं जाने देता पानी को, पोर्स नहीं होने देता, जिससे क्या है कि भी पानी को अंदर ही नहीं जाता सरफेस के ऊपर, वो थोड़ा सा वो किनारे पर रुक जाता है ऊपर की सरफेस के ऊपर, तो वो क्या है आपको वो जो है समस्याएं क्रिएट करता है। और उसके बाद क्या है, एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप कह सकते हैं और जो दूसरी बात हम कह रहे हैं कि भाई जिस प्रकार से हम जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो वेस्ट जो बाहर निकल रहा, तो उसकी वजह से भी बहुत बड़ी मात्रा में क्या करना पड़ता है हमें, जो जल प्रदूषण तो है ही है, साथ के साथ जो है भूमि प्रदूषण भी आपको बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है। अभी देयर आर मैनी वेज टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। यदि हम बात करें इसको सोल्व करने की तो बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास कारण है, जैसे एफोरेस्टेशन, हमें वृक्ष लगाने चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि भी हमें हम वनों को लगा सकते हैं, हम मैनेजमेंट कर सकते हैं ग्रेजिंग का, और ग्रेजिंग से बच सकते हैं। प्लानिंग ऑफ शेल्टर बेड्स ऑफ द प्लांट्स, यानी कि क्या है वृक्षों की लंबी लंबी कतारें लगा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं ओवर ग्रेजिंग के ऊपर। स्टेबलाइजेशन ऑफ द सैंड ड्यून्स बाय द ग्रोइंग थ्रू बसेज आर सम ऑफ द मेथड टू चेक लैंड डिग्रेडेशन इन द डेजर्ट। उसके बाद है जो ये रेतीले जो टिब्बों की बात करें, इनको क्या है जो हम ये झाड़ियों वगैरह के साथ क्या रोकने का प्रयत्न कर सकते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट लैंड, कंट्रोल ऑफ द माइनिंग एक्टिविटीज़, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट एंड वेस्ट एंड ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड द वाटर डिग्रेडेशन इन द इंडस्ट्रियल्स एंड सब अर्बन एरियाज। उसके बाद हम जो बात करें कि हमें क्या है जो हमारी जो वेस्ट लैंड है उनका अच्छी प्रकार से उपयोग करना चाहिए, माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है वो जो निकल रहा है उसको हमने क्या है अच्छी प्रकार से यूज़ करना चाहिए, या फिर उसका तरीका हमने हमारे पास सही होना चाहिए वेस्ट से। और एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस, और जो वेस्ट निकल रहा है ना पहले उसका क्या है रीयूज़ करना चाहिए, उसके बाद उसको बाहर की तरफ छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है हम इसको बचा सकते हैं। और इंडस्ट्रीज़ की बात करें, सब अर्बन की बात करें, उन इलाकों से जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इस प्रकार से रोका जा सकता है भाई, ठीक है। तो लास्ट चैप्टर हमारे पास है, सॉरी लास्ट टॉपिक बचता है इसमें, सोइल वाला मृदा संसाधन, कितने प्रकार की सोइल होती हैं। तो ये हमारा एक दिन का और काम है भी, एक दिन में और हम ये काम पढ़ लेंगे, तो हमारा जो चैप्टर है ये कल इसको पूरा कर दिया जाएगा।